हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू कोडिंग टॉकीज विद विकास। दोस्तों, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो ऑफ आवर सीरीज लर्न सीएसएस स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, इस सीरीज में हम सीएसएस बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल फंडामेंटल से सीख रहे हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने एचटीएमएल पे एक पूरी सीरीज बनाई थी जिसमें मैंने एचटीएमएल के ऑलमोस्ट सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, मेरी वीडियोस में मैं वीडियोस के अलावा आपके साथ मेरे सारे सोर्स कोड भी शेयर करता हूं और सारी नोट्स भी शेयर करता हूं जो भी मैं इस वीडियो में यूज करता हूं। तो दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज उन वीडियोस और उन नोट्स को यूज कीजिए अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको ज्यादा फायदा हो। दोस्तों, सारी नोट्स और सारी सोर्स कोड की लिंक मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होती है। आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो और उनको यूज कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने मेरी HTML की सीरीज अभी तक नहीं देखी है या CSS सीरीज के पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो अगेन उनके लिंक्स यहाँ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। प्लीज उनको जरूर देखें, आपकी बहुत हेल्प होगी अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हो या फिर अगर आप अपनी वेब डेवलपमेंट स्किल्स को और इंप्रूव करना चाहते हो। तो चलिए दोस्तों, हम कंटिन्यू करते हैं अपना पार्ट और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि CSS में डिस्प्ले प्रॉपर्टीज क्या होती है। दोस्तों, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज ही वो प्रॉपर्टीज हैं जिनके जरिए हम किसी आइटम को शो करते हैं, हाइड करते हैं या अलग अलग आइटम्स को सेम लाइन में लाते हैं या अलग अलग लाइंस में लाते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज इस वीडियो में एंड तक बने रहें। एंड दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब करें। एंड सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है दोस्तों, उस बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों, हमारे CSS के पिछले वीडियोस में हमने CSS के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे थे। जैसे हम अपनी वेबसाइट में, अपनी HTML पेजेस में CSS का कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या अलग अलग तरीके हैं स्टाइल्स ऐड करने के हमारे HTML फाइल में, और हमने देखा था कि CSS में सेलेक्टर्स क्या होते हैं। दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं CSS की डिस्प्ले प्रॉपर्टी। तो दोस्तों, डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या है? डिस्प्ले प्रॉपर्टी बेसिकली CSS की वो प्रॉपर्टी है जो बताती है कि कोई भी एलिमेंट जो है वो कैसे रेंडर होगी, ठीक है, उसका बिहेवियर कैसा होगा हमारी HTML पेज पर। दोस्तों, डिस्प्ले प्रॉपर्टी को देने का सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है। बस हम लिखते हैं उस एलिमेंट के स्टाइल में डिस्प्ले और उसके बाद डिस्प्ले की जो भी वैल्यू हमें देनी है वो वैल्यू हम दे देते हैं। दोस्तों, डिस्प्ले प्रॉपर्टी कई तरह के होते हैं, जैसे डिस्प्ले ब्लॉक हो सकता है, डिस्प्ले इनलाइन हो सकता है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक हो सकता है, डिस्प्ले नन हो सकता है, डिस्प्ले इनहेरिट हो सकता है, डिस्प्ले इनिशियल हो सकता है, डिस्प्ले फ्लेक्स हो सकता है, डिस्प्ले ग्रिड हो सकता है, डिस्प्ले कंटेंट्स हो सकता है, डिस्प्ले टेबल हो सकता है। तो दोस्तों, बहुत सारे अलग अलग पॉसिबल वैल्यूज़ हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ के। बट दोस्तों, आज के हमारे डिस्कशन में हम फ्लेक्स, ग्रिड, कंटेंट्स और टेबल के बारे में बात नहीं करेंगे। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्प्ले ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक, नन, इनहेरिट और इनिशियल की। ये जो बाकी के टॉपिक्स है दोस्तों, डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले ग्रिड, डिस्प्ले कंटेंट, डिस्प्ले टेबल, ये दोस्तों हम धीरे धीरे अपने आगे के वीडियोस में हम इनको भी देखेंगे। इसमें डिस्प्ले ग्रिड और डिस्प्ले फ्लेक्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बट इन पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि CSS में डिस्प्ले ब्लॉक क्या होता है। बट दोस्तों, डिस्प्ले ब्लॉक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिवाइज कराना चाहूँगा कि हमने HTML में ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन लेवल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो हमेशा एक नए लाइन में स्टार्ट होते हैं। वो पूरी विड्थ ऑक्यूपाई करते हैं जितनी भी विड्थ उनको मिलती है। उनमें एक टॉप और बॉटम मार्जिन हम दे सकते हैं। और कुछ जो एग्जाम्पल्स हमने देखे थे दोस्तों ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के, वो थे div टैग, h1 टैग, p टैग, सेक्शन टैग। ये सारे दोस्तों में देखा था कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों, मैं एक बार फिर से इस कंसेप्ट को रिवाइज करा दूं आपको और एक बार एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्रिएट करके दिखाऊं। तो दोस्तों, ये रहा हमारे न्यूटन स्कूल का ही प्लेग्राउंड और मैं यहाँ पर आपको पहले चलिए एक h1 टैग क्रिएट करके दिखाता हूँ। h1 माई हेडिंग 1, और दोस्तों मैं ऐसे ही एक दूसरी हेडिंग करता हूँ, माई हेडिंग 2। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो मेरा आउटपुट है, इसमें जो मेरा माई हेडिंग 1 है वो एक लाइन में आ रहा है, माई हेडिंग 2 दूसरी लाइन में आ रहा है, राइट। मैं अगर इनमें एक बैकग्राउंड कलर भी दे दूँ
या मैं बैकग्राउंड कलर इस ऐसे देने की बजाय यहाँ CSS में देता हूँ। H1 को मैं एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ येलो। तो ये देखिए दोस्तों, जो ये बैकग्राउंड कलर है ये पूरी की पूरी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है। इसका क्या मतलब है कि जो मेरा एलिमेंट है ये H1, इसने ये पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, जितना भी स्पेस इसके पास अवेलेबल है। दोस्तों हमने दो चीज़ें देखी अभी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के बारे में। पहली चीज़ हमने देखी कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट हमेशा एक नए लाइन में स्टार्ट होती है, और दूसरी चीज़ हमने देखी कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स 100% जो विड्थ उनको मिलती है उन सबको ऑक्यूपाई कर लेता है। तीसरी चीज़ दोस्तों, आप देखिए ये माई हेडिंग 1 और माई हेडिंग 2 के बीच एक गैप है, राइट। ये जो गैप है ये बेसिकली होता है मार्जिन। अगर हम चाहे तो हम मैनुअली भी इन्हें एक मार्जिन दे सकते हैं दोस्तों। जैसे हम देंगे, अगर मैं दूँ अगर मार्जिन टॉप 30 पिक्सल, सिमिलरली मैं दूँ मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल। इस 30 पिक्सल को मैं बढ़ा के 100 पिक्सल अगर कर दूँ दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों, इन दोनों के बीच यहाँ ये जो गैप है ऊपर माई हेडिंग 1 के ऊपर, दिस इज 100 पिक्सल का गैप, और इनके नीचे भी है 100 पिक्सल का गैप। सेम फॉर माई हेडिंग 2, ऊपर है 100 पिक्सल का गैप, नीचे है 100 पिक्सल का गैप। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि ये जो एलिमेंट्स है, जैसे हमारा H1 टैग है, H1 टैग हमेशा एक नई लाइन में स्टार्ट होता है। H1 टैग पूरी विड्थ ऑक्यूपाई करता है जितनी भी उसके पास अवेलेबल है, और H1 टैग को हम एक मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम दे सकते हैं। मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम बेसिकली उससे ऊपर और उसके नीचे हम कुछ स्पेस छोड़ सकते हैं, राइट दोस्तों। अब मैं H1 की जगह ही दोस्तों अगर मैं दो डिव बनाऊं और सेम काम करूं डिव के साथ, डिव में मैं देता हूं माई डिव 1 और दूसरे वाले को मैं देता हूं माई डिव 2, और डिव को भी मैं सेम स्टाइल दे रहा हूं दोस्तों, डिव। इसका मैं कर देता हूं बैकग्राउंड कलर रेड, और इसमें मैं मार्जिन को 20 पिक्सल कर देता हूं, 100 ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ भी इन दोनों डिव्स के बीच में अब बैकग्राउंड कलर इनका रेड हो गया है, और इनके बीच में भी एक मार्जिन आ गई है 20 पिक्सल की। तो दोस्तों हमने ये देखा। तो दोस्तों आइए हम इसी एग्जांपल को हमारी ब्राउज़र में चला कर देखते हैं। मैं ये HTML कॉपी करता हूँ, यहाँ इसे पेस्ट किया, और जो स्टाइल थी मेरी वो फिलहाल मैं एक स्टाइल टैग में डाल देता हूँ। और मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ दोस्तों, HTML ब्लॉक CSS block.html। अब दोस्तों अगर मैं इसी फाइल को ओपन करके दिखाऊं हमारे ब्राउज़र में, तो ये देखिए दोस्तों, ये ऐसी दिख रही है। तो ये जो मेरा H1 टैग है, इसने पूरा, ये जो H1 टैग हमारा ये एक नई लाइन में है, इसने पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर रखी है जितनी भी इसको अवेलेबल है, और इसके ऊपर और नीचे हमने एक मार्जिन दे रखा है। सिमिलरली दोस्तों डिव टैग भी अलग अलग लाइंस में आए हैं, इन्होंने भी पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर रखी है, और ये भी इनके ऊपर और नीचे भी हम एक मार्जिन दे रहे हैं, तभी ये गैप आया डिव 1 और डिव 2 के बीच में। तो दोस्तों जैसा कि हमने यही तीन प्रॉपर्टीज देखे हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के। अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स ऑलवेज स्टार्ट्स ऑन अ न्यू लाइन, टेक्स अप द फुल विड्थ अवेलेबल, और इनकी एक टॉप और बॉटम मार्जिन हो सकती है। तो दोस्तों इन तरह के जो HTML एलिमेंट्स होते हैं इनको हम कहते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, और एक दूसरे तरह के एलिमेंट्स होते हैं दोस्तों जिनको हम कहते हैं इनलाइन एलिमेंट्स। दोस्तों इनलाइन एलिमेंट्स क्या होता है? इनलाइन एलिमेंट एक नए लाइन में स्टार्ट नहीं होता है, वो पुरानी ही लाइन में अपने पुराने एलिमेंट के साथ बगल में क्रिएट हो जाता है। दोस्तों HTML इनलाइन एलिमेंट्स सिर्फ उतनी ही विड्थ ऑक्यूपाई करते हैं जितने की उनको ज़रूरत होती है, ठीक है, और इनमें हम कोई टॉप और बॉटम मार्जिन नहीं दे सकते दोस्तों।
ना ही हम इनमें कोई हाइट और विड्थ दे सकते हैं। ठीक है, HTML इनलाइन एलिमेंट्स के अगर मुझे एग्जांपल्स देखने होंगे दोस्तों, तो HTML इनलाइन एलिमेंट्स के एग्जांपल हो सकते हैं स्पैन टैग, ए टैग, इमेज टैग, इनपुट टैग, ये सारे इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। आइए दोस्तों, मैं आपको स्पैन और ए टैग में सेम चीज करके दिखाता हूं जो हमने अभी हेडिंग और डिव में किया है। तो दोस्तों, जिस तरह से हमने h1 और div क्रिएट किया, वैसे ही अब मैं 2 स्पैन टैग क्रिएट करता हूं। स्पैन टैग, इसमें लिखता हूं मैं माई स्पैन 1 और एक और बनाता हूं माई स्पैन 2, और इनमें मैं सेम स्टाइल दे देता हूं दोस्तों। बस मैं इनकी बैकग्राउंड कलर को ब्लू कर देता हूं। और अब हम सेम फाइल को अगर रिफ्रेश करें तो ये देखिए दोस्तों, ये जो मेरे स्पैन टैग्स हैं ये सेम ही लाइन में दोनों बन गए हैं। इसका क्या मतलब है दोस्तों कि स्पैन टैग जो कि हमारे इनलाइन एलिमेंट्स हैं वो अलग नए लाइन में नहीं बनते हैं, वो सेम ही लाइंस में बन जाते हैं। इनकी जो दूसरी प्रॉपर्टी हमने बात की दोस्तों कि ये इतनी ही जगह लेते हैं जितनी की इनके ज़रूरत होती है, राइट। इससे ज़्यादा जगह ये नहीं लेते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, जैसे कि हमने बात किया कि हम इनमें कोई टॉप और बॉटम की मार्जिन नहीं दे सकते। इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं दोस्तों यहाँ इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाकर। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए दोस्तों, ये H1 में हमने स्टाइल दी थी मार्जिन 100 और 100 की, तो वो स्टाइल यहाँ एप्लीकेबल हो रही है। यहाँ इसकी मार्जिन है 100 पिक्सल और यहाँ इसकी नीचे वाली बॉटम मार्जिन भी है 100 पिक्सल। सेम फॉर दिस H1, टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन एप्लीकेबल है। अगर हम इस डिव को देखें दोस्तों, तो इस डिव के लिए भी ये जो ब्राउन पार्ट है दोस्तों, ये ब्राउन पार्ट हमें दिख रहा है, ये ब्राउन पार्ट में हमें डिव के लिए भी दिख रहा है दोस्तों, मार्जिन इज 20 पिक्सल, बॉटम मार्जिन इज ऑल्सो 20 पिक्सल। सेम फॉर दिस डिव, मार्जिन इज 20 पिक्सल, बॉटम मार्जिन इज 20 पिक्सल। बट अब अगर मैं स्पैन की बात करूं तो देखिए दोस्तों, इस स्पैन में यहाँ पर कोई भी, जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो कोई भी मार्जिन अप्लाई नहीं हो रही है। यहाँ हमें दिख रहा है बट हमारे डॉम में अप्लाई नहीं हो रही है। फिर चाहे मैं इस मार्जिन को बढ़ाकर 100 पिक्सल भी क्यों ना कर दूं, देखिए यहाँ पर चेंज नहीं हुई। अगर ये 100 पिक्सल अप्लाई होती दोस्तों, तो ये माई डिव 2 और ये स्पैन के बीच 100 पिक्सल का गैप होता, बट यहाँ पर वो गैप नहीं है। तो दोस्तों, यही मैं कह रहा हूं कि स्पैन टैग जो है, क्योंकि वो एक इनलाइन एलिमेंट है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम अप्लाई नहीं होता हमारे डॉम में। सिमिलरली दोस्तों, अगर मैं इनको एक विड्थ दूं, फॉर एग्जांपल मैं इन्हें विड्थ दूं, विड्थ 300 पिक्सल, और अब रिफ्रेश करूं, राइट, अभी भी इनकी विड्थ अगर आप देखोगे तो यहाँ लेफ्ट साइड पे ये 67 पिक्सल इंटू 18 पिक्सल हाइट है इनका। तो जो विड्थ हमने भले ही यहाँ पे स्टाइल में विड्थ 300 पिक्सल दिया है, बट एक्चुअल में ये 300 पिक्सल नहीं है, ये सिर्फ 67 पिक्सल अप्लाई कर रहा है, राइट। बट अगर मैं सेम विड्थ दोस्तों माई हेडिंग को दूं हमारे विड्थ 300 पिक्सल और यहाँ पे रिफ्रेश करूं, तो देखिए दोस्तों, ये अब 300 पिक्सल ही अप्लाई कर रहा है, ये पूरी विड्थ अप्लाई नहीं कर रहा है, राइट। ये हेडिंग का हम देख सकते हैं दोस्तों, ये 300 पिक्सल ही अप्लाई कर रहा है। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इनलाइन एलिमेंट्स में और ब्लॉक एलिमेंट्स में। ब्लॉक एलिमेंट्स एक नए लाइन में शुरू होते हैं, उन्हें हम कोई एक्सटर्नल विड्थ दे सकते हैं। अगर हम अलग से विड्थ ना दें तो 100% विड्थ ऑक्यूपाई करते हैं, और उनमें हम एक टॉप और बॉटम मार्जिन भी दे सकते हैं। और वही दोस्तों, जब हम बात करते हैं इनलाइन एलिमेंट्स की, तो इनलाइन एलिमेंट हमेशा सेमी लाइन में स्टार्ट होते हैं, सिर्फ उतनी ही विड्थ ऑक्यूपाई करते हैं जितनी उनको ज़रूरत हो। इनमें हम अलग से विड्थ नहीं दे सकते, इनमें हम अलग से टॉप और बॉटम मार्जिन भी नहीं दे सकते। दोस्तों, सेम जो अभी स्पैन टैग के लिए हमने देखा, सेम ही बिहेवियर किसी दूसरे इनलाइन एलिमेंट का भी होगा। अगर मैं एक ए टैग क्रिएट करूं, माई एंकर 1 एंड एंकर 2, तो यहां पर भी दोस्तों सेम ही बिहेवियर होगा। इसको मैं देता हूं बैकग्राउंड ग्रीन, और हम ए टैग का भी देखेंगे दोस्तों, सेम बिहेवियर है। देखिए, ए टैग सेम ही लाइन में बनकर आ गया है जिसमें स्पैन टैग्स हैं।
क्यों? क्योंकि जैसा हमने बात किया एंकर टैग एंकर टैग एक इनलाइन एलिमेंट है और इनलाइन एलिमेंट को एक नई लाइन नहीं चाहिए, वो सेम लाइन में बनकर आ जाती है। अभी तक तो हम ये समझ गए कि ठीक है इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं। बट अगर मैं चाहता हूं कि मैं किसी एलिमेंट को जानबूझकर ब्लॉक लेवल एलिमेंट बना दूं और किसी एलिमेंट को जानबूझकर इनलाइन एलिमेंट बना दूं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि जो हमारा हेडिंग है वो नेचुरली तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, बट मैं चाहता हूं कि वो इनलाइन की तरह काम करे, या जो हमारा स्पैन टैग है वो नेचुरली तो एक इनलाइन एलिमेंट है बट मैं चाहता हूं कि वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट की तरह काम करे। तो दोस्तों इन चीज़ों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं हमारी CSS की डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। आइए देखते हैं दोस्तों हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं इन अ न्यू एग्जाम्पल। तो दोस्तों मैं इस फाइल को कॉपी करता हूं और एक नई फाइल में सेम ही कोड को पेस्ट कर देता हूं फिलहाल, और ये जो हमारी स्टाइलिंग्स है इनको भी हटा देता हूं, या चलिए इनको भी रहने। और दोस्तों इसको मैं सेव करता हूं CSS display 1.html। तो दोस्तों अभी तो ये सेम बिहेव करेगा जैसे हमारा पहले कर रहा था, बट जैसा कि मैंने बोला मैं चाहता हूं कि हमारी हेडिंग टैग्स जो हैं वो इनलाइन की तरह बिहेव करें। तो दोस्तों मैं यहां पर हेडिंग में बस लिख दूंगा डिस्प्ले इनलाइन, और अब देखिए दोस्तों ये कैसे बिहेव करेगा। मैं इस पर रिफ्रेश करूंगा और अब देखिए दोस्तों ये हेडिंग टैग्स मेरे इनलाइन एलिमेंट्स बन चुके हैं और अब ये इनलाइन की तरह बिहेव कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है दोस्तों कि सबसे पहली चीज़ कि ये एक अलग लाइन में नहीं आ रही है, ये दोनों सेम लाइन्स में आ रहे हैं, राइट। ये दोनों सेम ही लाइन में अवेलेबल है जो कि इनलाइन एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी है। दूसरी चीज़ कि ये वो पूरी विड्थ ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं, ये बस उतनी ही विड्थ ऑक्यूपाई कर रहे हैं जितनी इनको ज़रूरत थी। तीसरी चीज़ मैंने इनको विड्थ दी हुई है 300 पिक्सल की दोस्तों यहाँ पर, बट ये 300 पिक्सल ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं। अगेन ये उतनी ही विड्थ ऑक्यूपाई कर रहे हैं जितनी इनको ज़रूरत थी। और हमने दोस्तों इन्हें मार्जिन भी दी हुई है, मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम, बट हम देख रहे हैं यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है, कोई भी मार्जिन इन पे नहीं लग रही है। तो दोस्तों अगर मैं ये डिस्प्ले इनलाइन यहाँ से हटा दूँ, मैं ब्राउज़र में इस स्टाइल को हटाता हूँ, तो देखिए वापस से डिस्प्ले ब्लॉक बन गए हैं क्योंकि ये इनका डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है। बट अगर मैं डिस्प्ले ऑनलाइन वापस से लगा दूँ तो ये वापस से इनलाइन एलिमेंट बन गया दोस्तों और इनलाइन एलिमेंट की तरह ही बिहेव कर रहे हैं। सिमिलर बिहेवियर दोस्तों अगर मैं हमारे डिव टैग्स को भी डिस्प्ले इनलाइन बना देता हूं, सेम मैं डिस्प्ले इनलाइन प्रॉपर्टी डिव टैग के लिए भी ऐड कर देता हूं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये मेरे डिव टैग भी अब सेम ही लाइन में आ गए हैं, इनमें भी कोई हाइट और विड्थ नहीं लग रही है, इनमें भी कोई मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम नहीं लग रही है, और ये भी उतनी ही विड्थ ऑक्यूपाई कर रहे हैं जितनी इनको ज़रूरत है। दोस्तों ऑब्जर्व कीजिएगा कि अब इस पेज में सारे ही इनलाइन एलिमेंट हैं। हेडिंग और डिव को हमने इनलाइन बना दिया है और स्पैन और ए टैग तो पहले से ही इनलाइन है, ठीक है। अगर मैं डिव में भी अगर ये डिस्प्ले इनलाइन वाली प्रॉपर्टी हटा देता हूं तो ये वापस से ब्लॉक की तरह बिहेव करते हैं क्योंकि ब्लॉक इनकी डिफॉल्ट स्टाइल है। चलिए दोस्तों अब मैं क्या करूंगा कि मैं स्पैन और ए टैग को ये प्रॉपर्टी देता हूं कि वो ब्लॉक लेवल की तरह बिहेव करें। तो इनके लिए मैं लिखूंगा डिस्प्ले ब्लॉक। मैंने स्पैन को फिलहाल ये प्रॉपर्टी दी डिस्प्ले ब्लॉक की दोस्तों। अब मैं रिफ्रेश करता हूं तो देखिए दोस्तों ये जो मेरा स्पैन टैग है अब वो ब्लॉक की तरह बिहेव कर रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि स्पैन में हमने दिया हुआ है बैकग्राउंड कलर ब्लू, ठीक है, मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम दिया हुआ है, और अब आप देखेंगे तो ये मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम यहाँ ये ब्राउन कलर में हमें दिख रहा है, राइट। तो ये स्पेस आ गई है उस स्पैन एलिमेंट के टॉप में भी और बॉटम में भी। और दोस्तों हमने विड्थ दी हुई है उसको 300 पिक्सल, तो वो 300 पिक्सल विड्थ भी अप्लाई कर रही है। अगर मैं इसकी विड्थ को 300 पिक्सल को हटा दूं दोस्तों तो ये पूरी की पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर लेता है। तो दोस्तों अब हमारा जो स्पैन टैग है, स्पैन एलिमेंट है, वो बिहेव कर रहा है एज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। अब सिमिलरली दोस्तों हम ये करते हैं कि हम एंकर टैग्स को भी बनाते हैं एज डिस्प्ले ब्लॉक। तो ये देखिए दोस्तों इनको भी अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो अब ये भी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, अलग अलग लाइंस में आ गए हैं दोस्तों। इनमें भी एक टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन लग रही है दोस्तों, इनमें भी विड्थ 300 पिक्सल लग रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट को ब्लॉक बना सकते हैं या इनलाइन बना सकते हैं अगर हम उसे CSS की
डिस्प्ले ब्लॉक या डिस्प्ले इनलाइन स्टाइल दे देता हूं। और अगर हम ये स्टाइल नहीं देते हैं दोस्तों, तो हर एलिमेंट का जो डिफॉल्ट स्टाइलिंग है, कुछ एलिमेंट है जो ब्लॉक लेवल के हैं, कुछ एलिमेंट है जो इनलाइन लेवल के हैं, तो हर एलिमेंट की जो डिफॉल्ट स्टाइलिंग है वो अप्लाई हो जाती है। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा, डिस्प्ले ब्लॉक क्या है, किसी भी एलिमेंट को अगर हमें एज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट डिस्प्ले कराना है तो हम यूज करते हैं। नए लाइन पे स्टार्ट होता है, पूरी की पूरी विड्थ ऑक्यूपाई करता है, राइट। और डिस्प्ले इनलाइन क्या है दोस्तों? डिस्प्ले इनलाइन बेसिकली उस एलिमेंट को इनलाइन रेंडर कराता है और दोस्तों सेम लाइन पे रेंडर कराता है। और दोस्तों इनमें कोई भी हाइट, विड्थ, टॉप मार्जिन या बॉटम मार्जिन अप्लाई नहीं होती है। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ये एक नई CSS की प्रॉपर्टी है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। अगर आप गौर कीजिए तो इसमें लिखा है इनलाइन भी और ब्लॉक भी। तो दोस्तों डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक क्या है, आइए हम एक एग्जांपल में देखते हैं। दोस्तों हमने देखा कि डिस्प्ले ब्लॉक प्रॉपर्टी की कुछ खासियत है और डिस्प्ले इनलाइन प्रॉपर्टीज की कुछ खासियत है। ब्लॉक प्रॉपर्टीज की खासियत क्या है? ब्लॉक प्रॉपर्टीज की खासियत यह है दोस्तों कि हम इनको एक विड्थ दे सकते हैं, इनको एक हाइट दे सकते हैं, इनको एक टॉप और बॉटम मार्जिन दे सकते हैं, ठीक है। और इनलाइन की खासियत क्या है कि ये सेम लाइन में शुरू नहीं होती, तो इससे हमारे पेज पे स्पेस बचता है, ठीक है। क्योंकि दो अलग अलग एलिमेंट अगर सेम लाइन में आ रहे हैं दोस्तों, तो हमारे वेब पेज पे स्पेस सेव हो रहा है इससे। तो दोस्तों अगर मैं इन दोनों खूबियों को मिला दूं तो बनता है इनलाइन ब्लॉक। आइए दोस्तों मैं एक नए एग्जांपल में आपको दिखाता हूं इनलाइन ब्लॉक क्या होता है। दोस्तों मैं इसी फाइल को कॉपी करता हूं, एक नई फाइल बनाता हूं, सेव करता हूं इसको एज CSS इनलाइन ब्लॉक। तो अभी तो दोस्तों ये सेम दिख रहा है मुझे, बट अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं फिलहाल ये div से इनलाइन वाली प्रॉपर्टी हटा दे रहा हूं, तो देखिए दोस्तों अभी फिलहाल ये ऐसा दिख रहा है। जो हमारे हेडिंग है उनमें बस हमने डिस्प्ले इनलाइन की प्रॉपर्टी दी है, तो इसलिए जो हेडिंग है वो इनलाइन है, बाकी div अभी भी ब्लॉक है। और स्पैन और जो ए टैग है, एंकर टैग, उनमें भी हमने डिस्प्ले ब्लॉक दे रखा है। तो div, स्पैन और एंकर टैग अभी फिलहाल तीनों ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स बन गए हैं और जो हमारे हेडिंग है वो अभी इनलाइन एलिमेंट है। अगर हम हेडिंग को देखें तो हेडिंग हमारी सेम लाइन में आ रही है, बट इनमें विड्थ, हाइट, मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम जैसे स्टाइल अप्लाई नहीं हो रहे हैं। दोस्तों अगर हम चाहते हैं कि ये सेम लाइन में भी आए दोनों हेडिंग, बट इनमें विड्थ और हाइट भी अप्लाई हो, मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम भी अप्लाई हो, तो हम डिस्प्ले इनलाइन की जगह यूज करेंगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो दोस्तों यहीं पे मैं इसकी स्टाइल को चेंज करके इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ, सेव करता हूँ और अब हम देखते हैं दोस्तों, इसको रिफ्रेश किया मैंने तो देखिए दोस्तों अब ये कितना डिफरेंट हो गया है। कमाल की बात है कि दोनों हेडिंग अभी भी सेम लाइन में आ रही हैं। इसका मतलब ये दोनों अभी भी एक लाइन में आ रहा है, तो ये इनलाइन की प्रॉपर्टी है। बट दोस्तों देखिए इनमें टॉप और बॉटम मार्जिन अप्लाई हो रही है, इनमें विड्थ अप्लाई हो रही है 300 पिक्सल, राइट। अगर मैं इसको बढ़ा के दोस्तों 300 पिक्सल को 400 पिक्सल कर दूं तो देखिए ये और बड़ा हो गया और 400 पिक्सल का हो गया है। तो दोस्तों ये जो हमारी स्टाइल है इसको हम कहते हैं इनलाइन ब्लॉक, और ये कॉम्बिनेशन है इनलाइन का और ब्लॉक का, दोनों की जो गुड क्वालिटीज हैं, दोनों की जो बेनिफिट्स हैं, इनको कंबाइन करता है। तो दोस्तों इनलाइन ब्लॉक एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टाइल है। सिमिलरली दोस्तों अब हम हमारी ये दोनों एंकर टैग्स को इनलाइन ब्लॉक करके देखते हैं। और यहां मैं इसको रिफ्रेश करता हूं और ये देखिए दोस्तों मेरी दोनों एंकर टैग भी अब दोनों सेम लाइन में भी आ गए हैं और दोनों, और अब इनमें देखिएगा दोस्तों तो इनमें विड्थ भी एप्लीकेबल है, मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम भी एप्लीकेबल है, राइट। तो ये अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की तरह भी काम कर रहा है और ये इनलाइन की तरह भी काम कर रहा है क्योंकि दोनों सेम लाइन में है। इनको मैं अगर एक हाइट दूं दोस्तों, हाइट 100 पिक्सल, तो देखिए दोस्तों ये हाइट भी यहां पे एप्लीकेबल है। तो अगेन मैं यहां पे इनको एक हाइट 100 पिक्सल भी दे देता हूं,
तो अब दोस्तों जो इनलाइन ब्लॉक होने के बाद ये इनलाइन और ब्लॉक दोनों की तरह बिहेव करते हैं। सेम लाइन में भी आते हैं पर इनमें हाइट, विड्थ, मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम भी एप्लीकेबल होता है। तो दोस्तों ये फ़ायदा है इनलाइन ब्लॉक स्टाइल यूज़ करने का। इसमें इनलाइन की भी खूबियाँ हैं और ब्लॉक की भी खूबियाँ हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे डिस्प्ले नन की। ठीक है, डिस्प्ले नन क्या होता है? डिस्प्ले नन लगाने से जो एलिमेंट हो जाता है हमारी वेब पेज पे दिखता नहीं है, वेब पेज से कंप्लीटली रिमूव हो जाता है, बट वह एलिमेंट डॉम में प्रेजेंट होता है। इस लाइन का मतलब क्या है दोस्तों, हम अभी देखेंगे। तो आइए दोस्तों, डिस्प्ले नन देखने के लिए अगेन मैं इसी सेम एग्जांपल को यहाँ से कॉपी करता हूँ, एक नई फाइल बनाता हूँ और इसमें सेव कर देता हूँ। इसको लिखता हूँ मैं css डिस्प्ले नन .html और इसको मैं अगर यहाँ पे खोलूँ दोस्तों, तो फिलहाल तो ये वैसा ही बिहेव करेगा जैसे पिछला फाइल था। बट दोस्तों मैं चाहता हूँ कि जो मैं माई हेडिंग 1 है इसको थोड़ी देर के लिए हाइड कर दूँ। ठीक है, तो मैं माई हेडिंग 1 पे सिर्फ मैं माई हेडिंग 1 को हाइड करना चाहता हूँ दोस्तों, माई हेडिंग 2 को हाइड नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं माई हेडिंग 1 को एक आईडी देता हूँ जिसको मैं कहता हूँ हेडिंग 1 और मैं इस आईडी हैश हेडिंग 1 को स्टाइल दूंगा दोस्तों डिस्प्ले नन। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं दोस्तों, तो ये देखिए माई हेडिंग 1 गायब हो गया है, सिर्फ माई हेडिंग 2 दिख रहा है। तो दोस्तों इसको हम कहते हैं डिस्प्ले नन। इससे जो मेरा वो एलिमेंट है वो पूरी तरह गायब हो जाता है। दोस्तों कई बार हम देखते होंगे हमारे वेब पेज पे कोई हम साइट यूज़ कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि कोई एक बटन होता है या कोई एक फीचर होता है जो थोड़ी देर के लिए हिडन होता है और हम कोई कुछ और काम करते हैं जिसके बाद से वो बटन या वो फीचर या वो लाइन हमें दिखने लगती है। तो दोस्तों किसी भी चीज़ को अगर हमारे वेब पेज से हमें थोड़ी देर के लिए छुपाना है तो हम डिस्प्ले नन का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम यहाँ पर हमारे HTML डॉम में देखें तो देखिए यहाँ अभी भी डॉम में हमारे माई हेडिंग 1 है, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ये डॉम में प्रेजेंट है। माई हेडिंग 1 भी है यहाँ पे और माई हेडिंग 2 भी है यहाँ पे, बट माई हेडिंग 1 पे ये स्टाइल लगी हुई है दोस्तों जिसको हम कहते हैं डिस्प्ले नन। अगर मैं इस स्टाइल को हटा दूँ तो देखिए माई हेडिंग 1 वापस आ जाता है, मैं इसको वापस से लगा दूँ माई हेडिंग 1 गायब हो जाता है। दोस्तों ये फ़ायदा है डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी की। आइए दोस्तों, डिस्प्ले नन से ही बहुत ही मिलता जुलता एक और CSS प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं विजिबिलिटी हिडन। तो एक बार मैं आप लोगों को बता दूं कि डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन में डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई इंटरव्यूज़ में आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों कि जैसे मैंने यहाँ पे माई हेडिंग 1 और माई हेडिंग 2 बनाया था, मैं 2 और हेडिंग्स बना देता हूँ, माई हेडिंग 3 और 4। और मैं इनको यहाँ पे कर देता हूँ। अब दोस्तों फिर से मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ मेरे माई हेडिंग 1 और 2 के जैसे ही माई हेडिंग 3 और 4 है और मैं अभी माई हेडिंग 3 और 4 को मैंने इनमें से किसी को भी हाइड नहीं किया है, तो दोनों मुझे दिख रहे हैं। अब दोस्तों मैं माई हेडिंग 3 पे, जैसे मैंने माई हेडिंग 1 पे डिस्प्ले नन लगाया था, वैसे ही मैं माई हेडिंग 3 पे लगाऊंगा विजिबिलिटी हिडन और देखूंगा उससे क्या होता है। तो मैं ये आईडी यहाँ पे भी लगा देता हूँ और इसको मैं हेडिंग 3 की आईडी देता हूँ और सिमिलरली मैं ऐसी ही एक स्टाइल दूंगा इसको, हेडिंग 3 को विजिबिलिटी हिडन। कई बार लोग कहते हैं कि डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन दोनों से एलिमेंट्स हाइड हो जाते हैं, वो बात सही है, लेकिन फिर भी इनमें एक डिफरेंस है। अब मैं इसको अगर रिफ्रेश करूँ दोस्तों, तो देखिए दोस्तों मैंने इसको रिफ्रेश किया और माई हेडिंग 3 यहाँ से गायब हो गया है, ऊपर से भी माई हेडिंग 1 गायब हो गया था। लेकिन दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करें तो इस वाले में और इस वाली केस में एक डिफरेंस है। जब माई हेडिंग 1 गायब हुआ ऊपर से दोस्तों, जब माई हेडिंग 1 ऊपर से गायब हुआ दोस्तों, तो उसकी जो जगह थी वो जगह भी खाली हो गई और उसकी जगह पे अब माई हेडिंग 2 शिफ्ट कर गया। बट हमारे इस वाले एग्जाम्पल में दोस्तों यहाँ पे भी माई हेडिंग 3 जो था हमारा, यहाँ पे माई हेडिंग 3 गायब तो हो गया। देखिए दोस्तों यहाँ माई हेडिंग 1 का अब हमारे लेफ्ट साइड में स्क्रीन पे कोई भी जगह ऑक्यूपाइड नहीं है,
बट माई हेडिंग 3 की अभी भी जगह ऑक्यूपाइड है, वो जगह अभी भी हमारी स्क्रीन पे ऑक्यूपाइड है और कोई दूसरा एलिमेंट वहां पर शिफ्ट नहीं हो रहा है। तो ये डिफरेंस है दोस्तों। विजिबिलिटी हिडन यूज किया था हमने माई हेडिंग 3 के लिए, और माई हेडिंग 1 के लिए हमने यूज किया था डिस्प्ले नन। तो कोई ऐसी चीज है दोस्तों जो हम चाहते हैं कि वो चीज हाइड हो जाए बट उसकी जगह बनी रहे, तो हम यूज करेंगे दोस्तों विजिबिलिटी हिडन। अगर मैं विजिबिलिटी हिडन हटा दूं तो देखिए माई हेडिंग 3 भी दिखने लगा। बट दोस्तों अगर मैं चाहता हूं कि कोई एलिमेंट गायब हो जाए और उसकी जगह भी खाली हो जाए, तो मैं यूज करूंगा दोस्तों डिस्प्ले नन, क्योंकि डिस्प्ले नन यूज करने से वो एलिमेंट भी चला जाता है और उसकी खाली जगह भी नहीं रहती। और विजिबिलिटी हिडन यूज करने से क्या होता है कि वो एलिमेंट तो गायब हो जाता है बट उसकी जगह अभी भी बनी रहती है। तो ये डिफरेंस है दोस्तों डिस्प्ले नन के अंदर और विजिबिलिटी हिडन के अंदर। इंटरव्यूज में बहुत ही कॉमन सवाल ही पूछे जाते हैं दोस्तों, तो प्लीज हमेशा इसको याद रखिए। अब हम बात करते हैं डिस्प्ले इनिशियल की। तो दोस्तों डिस्प्ले इनिशियल एक्चुअली बहुत ही ज्यादा सिंपल है। डिस्प्ले इनिशियल का बस यही मतलब है दोस्तों कि जो भी इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है वो अप्लाई कर दो। इसका क्या मतलब है दोस्तों कि अगर मैं हेडिंग में दे दूं पैन टैग में डिस्प्ले ब्लॉक दिया हुआ है तो इसलिए ब्लॉक की तरह बिहेव कर रहा है। अगर मैं इसको डिस्प्ले इनिशियल कर दूं तो देखिए दोस्तों ये यहां पे आ गया है और अब ये वापस से इनलाइन की तरह बिहेव कर रहा है। तो इनिशियल का मतलब है दोस्तों डिफॉल्ट स्टाइलिंग। जो भी इस एलिमेंट की डिफॉल्ट स्टाइलिंग है वही इसमें अप्लाई हो जाती है। तो इनिशियल का मतलब बस यही होता है दोस्तों कि डिफॉल्ट स्टाइलिंग। कई बार हम इनिशियल नहीं भी दे तो भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऐसे भी जो भी डिफॉल्ट स्टाइलिंग है वो अप्लाई हो जाती है। और दोस्तों अब हम बात करते हैं डिस्प्ले इनहेरिट की। दोस्तों डिस्प्ले इनहेरिट क्या होता है, जो भी उसके पेरेंट की प्रॉपर्टी है वो अब इनहेरिट कर लेगा। तो जो भी पेरेंट एलिमेंट है, जो भी उसका कंटेनर है, जो भी उसकी प्रॉपर्टी है वो इसको मिल जाएगी। आइए दोस्तों मैं आपको डिस्प्ले इनहेरिट का एग्जांपल दिखाता हूं। तो दोस्तों इनहेरिट के लिए मैं एक नई फाइल बनाता हूं, एक नई HTML फाइल मैंने क्रिएट की। अब दोस्तों मैं क्या करता हूं, मैं एक डिव बनाऊंगा। और इस डिव के अंदर मैंने लिखा, और इस डिव के अंदर मैंने बनाए दो हेडिंग टैग्स, h1 माई हेडिंग 1 और एक और माई हेडिंग 2। इसको मैंने सेव किया दोस्तों CSS डिस्प्ले इनहेरिट .html के नाम से। दोस्तों नॉर्मली अब मैं इस फाइल को अगर चलाकर दिखाऊं आपको तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। आइए दोस्तों मैं इनमें कुछ स्टाइल दे देता हूं। तो हम डिव को स्टाइल दे देंगे दोस्तों, डिव को हम स्टाइल दे देते हैं बैकग्राउंड कलर रेड, और इसको मैं बनाता हूं डिस्प्ले इनलाइन। और जो h1 है दोस्तों उसको मैं स्टाइल दे देता हूं बैकग्राउंड कलर येलो। अब रिफ्रेश करके दिखाऊं दोस्तों तो ये ऐसा दिख रहा है। तो डिव जो है दोस्तों मेरा, अगर मैं एक और डिव क्रिएट कर दूं इसके नीचे और उसके अंदर कुछ और स्टाइल दे दूं माई डिव 2 और इसके अंदर कुछ और टेक्स्ट दे दूं माई डिव 2, तो देखिए दोस्तों ये मेरा माई डिव 2 ऐसा दिख रहा है। एक और डिव क्रिएट कर देता हूं माई डिव 3, तो ये दोनों अभी सेम दिखेंगे दोस्तों, एक ही लाइन में दिखेंगे क्योंकि डिव को हमने इनलाइन एलिमेंट्स बनाया हुआ है। तो हमने क्या देखा कि जो डिव है ये डिव h1 का पेरेंट है और डिव खुद में एक इनलाइन एलिमेंट है, बट h1 तो अभी भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है क्योंकि डिफॉल्ट स्टाइलिंग उसकी ब्लॉक लेवल है। अब दोस्तों मैं चाहता हूं कि जो डिव अगर इनलाइन है तो उसके अंदर के एलिमेंट्स भी इनलाइन हो, तो मैं इस h1 को प्रॉपर्टी दे दूंगा डिस्प्ले इनहेरिट। इनहेरिट का ये मतलब है दोस्तों कि जो भी प्रॉपर्टी तुम्हारे पेरेंट की है वो प्रॉपर्टीज तुम इनहेरिट कर लो। तो डिस्प्ले इसके पेरेंट का है डिस्प्ले इनलाइन, तो अब दोस्तों इसका भी जो डिस्प्ले है वो इनलाइन हो जाएगा। मैं अगर रिफ्रेश करूं तो ये देखिए दोस्तों ये हेडिंग भी हमारे इनलाइन में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि इसने अपने पेरेंट से इनहेरिट कर लिया है। कई बार होता है दोस्तों कि
लोग अपने पेरेंट्स से प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं, राइट? तो ये भी यहाँ पर CSS की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है। तो जो भी डिस्प्ले की वैल्यू थी इसके पेरेंट की, वो इसने इनहेरिट कर लिया है। अब पेरेंट की डिस्प्ले प्रॉपर्टी थी इनलाइन, तो इसने इनलाइन इनहेरिट कर लिया। अगर पेरेंट की प्रॉपर्टी होती ब्लॉक, तो ये ब्लॉक इनहेरिट करता। अगर पेरेंट की प्रॉपर्टी होती नन, तो ये नन इनहेरिट करके सब कुछ गायब हो जाता। अगर पेरेंट की प्रॉपर्टी होती इनलाइन ब्लॉक, तो ये इनलाइन ब्लॉक इनहेरिट करके फिर से सेम लाइन में आ जाता। तो दोस्तों ये फायदा होता है डिस्प्ले इनहेरिट का। तो जैसे कि हमने बात की दोस्तों, डिस्प्ले इनहेरिट्स द प्रॉपर्टी फ्रॉम इट्स पेरेंट एलिमेंट। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ये जो नोट्स हैं जिसके थ्रू मैंने आपको पढ़ाया है और ये जैसे जो भी सारे एग्जांपल्स मैंने कोड में यूज़ किए हैं, ये सब कुछ मैं आपसे शेयर कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। प्लीज़ उनको ज़रूर देखिए और उनको यूज़ कीजिए अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए। और दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप मुझे पर्सनली रीच आउट करना चाहते हैं ओवर इंस्टाग्राम या ओवर लिंक्डइन, तो मेरी लिंक्डइन और इंस्टाग्राम के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के सबसे लास्ट में हैं, तो उन लिंक्स के जरिए आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। दोस्तों अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि CSS में मार्जिन क्या होती है, पैडिंग क्या होती है और बॉर्डर क्या होती है। दोस्तों ये तीनों CSS की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। इनके जरिए ही हम किसी भी आइटम के चारों तरफ कुछ स्पेसेस देते हैं या बॉर्डर लगाते हैं या डिजाइन बनाते हैं। तो दोस्तों इनका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज मेरा अगला वीडियो जरूर देखें और मेरे चैनल को ऐसे ही फॉलो करते रहें। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज दोस्तों कि ये सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं इन पार्टनरशिप विद न्यूटन स्कूल। दोस्तों न्यूटन स्कूल आपके लिए लेकर आया है एक कमाल का कंप्लीटली ऑनलाइन MS प्रोग्राम, यानी कि मास्टर्स ऑफ साइंस इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। दोस्तों ये प्रोग्राम के लिए न्यूटन स्कूल ने टाई अप किया है स्पेन के मिया डिजिटल यूनिवर्सिटी के साथ। दोस्तों हम सब जानते हैं कि न्यूटन स्कूल कितना कमिटेड है और न्यूटन स्कूल के अमेजिंग फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्सेज हैं जिसके जरिए न्यूटन स्कूल हेल्प कर रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स और टेक्निकल एस्पिरेंट्स की इंडिया के टॉप प्रोडक्ट कंपनीज में जॉब पाने में। दोस्तों इस प्रोग्राम के साथ न्यूटन स्कूल एक स्टेप और आगे जाता है और हमने इंट्रोड्यूस किया है ये MS प्रोग्राम इन एसोसिएशन विद मिया डिजिटल यूनिवर्सिटी। दोस्तों मिया डिजिटल यूनिवर्सिटी स्पेन की एक बहुत ही रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है जिसके ऑनलाइन कोर्सेज काफी ज्यादा पॉपुलर है। दोस्तों ये जो कोर्स है ये यूरोपियन यूनिवर्सिटी द्वारा एक्रेडिटेड है और पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड है। दोस्तों हम में से कई ऐसे लोग होते हैं जो आगे हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, बट कई बार कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा होती है या कई बार हम अपना एग्जिस्टिंग जॉब नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो इन सारे प्रेशर्स की वजह से हम आगे पढ़ नहीं पाते, हायर स्टडीज नहीं कर पाते। बट दोस्तों न्यूटन स्किल का ये प्रोग्राम की सबसे बड़ी बेनिफिट है कि एक तो ये कंप्लीटली ऑनलाइन है। तो अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो या ऑलरेडी आप पढ़ाई कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप अपने घर बैठे बैठे ये पूरा कोर्स कर सकते हो पूरे 1 साल तक। और so दोस्तों इसकी फीस इज वेरी अफोर्डेबल। 1 साल की फीस है 2.5 लाख प्लस GST। दोस्तों ये बहुत ही अफोर्डेबल फीस है फॉर दिस क्वालिटी ऑफ अ कोर्स। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि ये डिग्री पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड है और एक बहुत ही वैल्यूएबल स्किल सेट हो सकता है, आपकी रेज्यूमे पे 4 चांद लगाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके जरिए आपको इंडिया में या बाहर भी कहीं जॉब मिलने में काफी इंप्रूवमेंट होगी। दोस्तों इस पूरे कोर्स में आपको मिया डिजिटल यूनिवर्सिटी की कंप्लीटली ऑनलाइन क्लास तो मिलेगी ही, इसके अलावा आपको न्यूटन स्कूल का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। न्यूटन स्कूल के डेडिकेटेड मेंटर्स आपको हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे। इसके अलावा दोस्तों न्यूटन स्कूल आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस देगा जिसके जरिए आप टॉप प्रोडक्ट कंपनीज में प्लेस्ड हो सकते हो। तो दोस्तों अगर आप कंप्यूटर साइंस इंडस्ट्री में अपने सक्सेस के चांसेस इंप्रूव करना चाहते हो तो बिल्कुल देर मत करिए और अभी इस कोर्स के लिए रजिस्टर कीजिए। दोस्तों अप्लाई करने के लिए आप यहां अप्लाई नाउ पर क्लिक कीजिए और इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। और दोस्तों लास्ट में ये एक रेफरल कोड का सेक्शन है, इस रेफरल कोड में आप एंटर कीजिए VIKAS15 यानी कि विकास 15। दोस्तों ये मेरा रेफरल कोड है कोडिंग टॉकीज विद विकास की तरफ से, ये आपके लिए गिफ्ट है। दोस्तों अगर आप ये रेफरल कोड यूज करते हो तो जो मैंने आपको बताया इस कोर्स की फीस है 2.5 लाख प्लस GST, बट ये रेफरल कोड यूज करने के बाद आपको मिलेगा फ्लैट 15,000 यानी कि 15,000 रुपए का डिस्काउंट। तो दोस्तों ये काफी अच्छा ऑप्शन है। आई हाईली रिकमेंड कि आप जरूर अप्लाई करो इस कोर्स के लिए और इस कोर्स में जरूर याद रखिए कि मेरा रेफरल कोड यूज करिए, आपका बहुत फायदा होगा। तो दोस्तों ट्रस्ट मी, दिस कोर्स कैन बी अ टर्निंग पॉइंट इन योर करियर।
और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद भी ये कोर्स करो। और अगर आपकी फ्रेंड्स में, आपकी फैमिली में, आपके कलीग्स में कोई भी ऐसा इंसान आपको लगता है जिसको इस कोर्स की जरूरत हो सकती है, जिसके लिए कोर्स हेल्पफुल हो सकता है, तो आप उनको भी ये कोर्स जरूर रेकमेंड करें। दोस्तों, अप्लाई करने के लिए आप बस इस फॉर्म को क्लिक करके सबमिट कर दो, रेफरल कोड में मेरा कोड डाल दो। और दोस्तों, सबमिट करने के बाद न्यूटन स्कूल की टीम से कोई एक्सपर्ट आपको जल्द से जल्द कांटेक्ट करेगा और फिर आपको आगे की प्रोसेस एक्सप्लेन करेगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज अपना प्यार लाइक्स, कमेंट और शेयर्स के रूप में बरसाएं। जो भी फीडबैक है आपका, जो भी क्वेश्चंस है आपके, वो सारे के सारे आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो एंड आई विल रिप्लाई टू ऑल ऑफ देम। इसके अलावा दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, इंस्टाग्राम पे शेयर करें, या आप जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हो सब पे शेयर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, किसी भी ऐसे इंसान के साथ जो आपको लगता है कि वेब डेवलपमेंट सीखना चाहता है या अपने स्किल्स इंप्रूव करना चाहता है वेब डेवलपमेंट में, जिनको भी मेरे वीडियो से बेनिफिट हो सकता है दोस्तों, प्लीज उनसे शेयर करें। एंड दोस्तों, फाइनल रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम टू वॉच दिस वीडियो। प्लीज अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें। बाय बाय।